हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, यहाँ पर हम आप लोगों के लिए शाम को डेली 7 बजे टीजीटी पीजीटी होम साइंस की क्लासेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अभी तक यहाँ पर हम लोगों ने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए थे। और दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग को करा रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो उन्हें यहाँ के आप कॉपी पे नोट करते रहिए ताकि एग्ज़ाम टाइम पे आप उनको रिवाइज कर सकें। चलिए, आज हमने 8 प्रैक्टिस सेट कर लिए हैं। आज हमारा 9वां प्रैक्टिस सेट है। आई होप आप लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। विज्ञापन संचार के निम्नलिखित कार्य पर आधारित है। ऑप्शन ए अनुदेश, ऑप्शन बी सूचना, ऑप्शन सी प्रभाव, ऑप्शन डी एकीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किस पर आधारित है? प्रभाव पर। अगला क्वेश्चन है, प्रीतिया अपने 2 बच्चों को मेला दिखाने ले गई। एक टिकट का मूल्य कितना था? 1.8 था। एक टिकट का मूल्य 1.8 रुपये था। तो 3 टिकटों का मूल्य कितना होगा बताना है। कितना? 3 टिकटों का मूल्य बताना है। तो एक टिकट का मूल्य कितना है यहाँ पे? एक टिकट का मूल्य है 1.8 और कितनों का पूछा है? 3 का पूछा है। तो हम यहाँ पे इसे 3 से गुणा कर देंगे। 3 अट्ठे कितना होता है? 3 अट्ठे 24। 24 के 4 हासिल कितना लगा? 2। 3 एकम 3 और 2 5। कितना हो गया? 54 आ गया। यहाँ पे एक के बाद क्या लगा? पॉइंट लगाया या दशमलव। तो हम यहाँ पे एक का यहाँ एक के बाद यहाँ पे ऐसे पॉइंट लगा देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 5.4। तो 5.4 किस में है? इसमें है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मुदालिर कमेटी 1962 ने कितनी जनसंख्या पर कम से कम एक प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 20,000, ऑप्शन सी 30,000, ऑप्शन डी 40,000। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितने प्राथमिक केंद्र की संस्तुति की? तो उन्होंने 40,000 की संस्तुति की थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे खतरनाक विष होता है। ऑप्शन ए नींद लाने वाली दवा, ऑप्शन बी जलाने वाले अम्ल, ऑप्शन सी आहार नाल में जलन पैदा करने वाला विष, ऑप्शन डी मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। तो सबसे खतरनाक विष कौन सा होता है वो बताना है। तो हमारा यहाँ पे आंसर डी सही हो जाएगा। जो मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष होता है वो क्या आता है? वो सबसे खतरनाक होता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, परिचारिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? ऑप्शन ए डॉक्टर का, ऑप्शन बी गृहिणी का, ऑप्शन सी अपने स्वास्थ्य का, ऑप्शन डी किसी का भी नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसका? अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि रोगी का ख्याल रखते समय हमें क्या करना चाहिए? अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए। अच्छी तरह से हाथों को, रोगी की देखभाल करने के बाद अच्छी तरह से हाथों को धुलना चाहिए डिटॉल वगैरह से, और क्या करने? अच्छे से साफ़ सफाई रखनी चाहिए। जहाँ पे हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें। कितनी पट्टियों को जो वर्गीकृत किया जाता है उनमें से कौन कौन सी पट्टियाँ हैं? ऑप्शन ए त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ, ऑप्शन बी विस्तृत और संकरी पट्टियाँ, ऑप्शन सी सरल और उल्टी सर्पिल पट्टियाँ, ऑप्शन डी चिपकने वाली और ना चिपकने वाली पट्टियाँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा ऑप्शन ई सही हो जाएगा। त्रिकोणीय और गोल लिपटी पट्टियाँ हैं। पट्टियाँ बांधने के कितने प्रकार होते हैं? तो पट्टियाँ बांधने के 3 प्रकार होते हैं, त्रिकोणी पट्टियाँ, चिंटेदार पट्टियाँ और लुढ़की पट्टियाँ। तो यहाँ पे याद रखना कितने प्रकार होते हैं पट्टियों को बांधने के? 3 प्रकार होते हैं, चिंटेदार पट्टियाँ, त्रिकोणी पट्टियाँ और लुढ़की पट्टियाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन है, क्लास को लाइक और शेयर करते रहिए। जितने भी आपके दोस्त हैं, भाई बहन हैं, जो भी टीजीटी पीजीटी होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, उन तक ये क्लास शेयर करिए ताकि वो भी क्लास ज्वाइन कर सकें और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकें। तो चलिए जल्दी से शेयर करिए ताकि और लोग भी क्लास को ज्वाइन कर सकें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से कौन सा डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है? ऑप्शन ए मीन, ऑप्शन बी मोड, ऑप्शन सी मीडियन, ऑप्शन डी काई स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो मीडियन है वो डाटा सेट को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पे कूट दिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायती राज के त्रितलीय सिस्टम के अधीन आता है?
पहला ग्राम पंचायत, दूसरा स्वयं सहायता समूह, तीसरा महिला मंडल और चौथा है जिला परिषद। तो क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी कि पहला और चौथा ग्राम पंचायत और जिला परिषद। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन लागू किया। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भारत ने कब लागू किया? ऑप्शन ए 12 अप्रैल 2003 को, ऑप्शन बी 12 अप्रैल 1004 को, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 2005 को, ऑप्शन डी 12 अप्रैल 2006 को। क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा। ये कब लागू हुआ? तो 12 अप्रैल 2005 को लागू हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि डॉट डॉट से अधिक होती है। ऑप्शन ए 130 से 140, ऑप्शन बी 100 से 110, ऑप्शन सी 135 से 147, ऑप्शन डी 210 से 230। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा, जो 130 से और 140 बुद्धि लब्धि से अधिक होती है किसकी? प्रतिभाशाली बालकों की। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। इस तरह से यहाँ पे नीचे दिया हुआ है। तो सूची 1 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाइए। इसमें ऑप्शन ए ज्ञान में बदलाव, बी अभिवृत्ति में बदलाव, सी विश्वास में बदलाव और डी कौशल में बदलाव। इधर ये सूची 2 में आत्मनिर्भरता, कार्यकर्ता, लोग क्या जानते हैं और चौथा कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी ए का कौन सा? 3 ज्ञान में बदलाव, लोग क्या जानते हैं, और बी का हो जाएगा 4 अभिवृत्ति में बदलाव, कुछ चीज़ों के प्रति प्रतिक्रिया, और सी का हो जाएगा 1 विश्वास में बदलाव, आत्मनिर्भरता, और डी का 2 कौशल में बदलाव, कार्यकर्ता। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, बच्चों में पाए जाने वाला भाषा संबंधी दोष क्या नहीं है? जो भाषा संबंधी दोष जो बच्चों में पाए जाते हैं वो कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए गलत उच्चारण, ऑप्शन बी अस्पष्ट उच्चारण, ऑप्शन सी हकलाना, ऑप्शन डी धीरे धीरे बोलना। तो क्वेश्चन नंबर 12 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, जो धीरे धीरे बोल रहा है कोई भाषा संबंधी दोष नहीं होता है, जबकि गलत उच्चारण ये भी भाषा संबंधी दोष है। अस्पष्ट उच्चारण, अगर भाषा का उच्चारण स्पष्ट नहीं होगा तो वो भी भाषा संबंधी दोष होगा, और जो हकलाना होता है तो वो भी क्या होता है? भाषा संबंधी दोष होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? मतलब जो बच्चे होते हैं वो किस अवस्था में ईर्ष्या भाव मतलब जलन की भावना उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए 1 से 1.5 वर्ष, ऑप्शन बी 1.5 से 2 वर्ष, ऑप्शन सी 2 से 3 वर्ष, या फिर ऑप्शन डी 3 से 4 वर्ष। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 3 से 4 वर्ष की उम्र में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? ऑप्शन ए उसकी शारीरिक स्थिति, ऑप्शन बी उसकी वंशानुगत विशेषताएं, ऑप्शन सी उसकी सामाजिक अंतर्क्रिया, ऑप्शन डी उसकी मानसिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा है? तो उसकी मानसिक स्थिति है। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारीय कारक क्या है? उसकी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति है, क्योंकि उसकी मानसिक स्थिति जितनी अच्छी दशा में होगी उतना ही उसका विकास अच्छा होगा या उतना ही विकास होगा। जो सामाजिक विकास के कारक हैं उनका अध्ययन करते समय सामाजिक विकारकों जैसे मेरडल, हाउ तथा आगवर्न महोदय ने निम्नलिखित सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है। तो वो सामाजिक कारक कौन कौन से हैं? 1 सामंजस्य, आविष्कार, प्रसार, ज्ञान भंडार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक गतिशीलता इत्यादि क्या हैं? ये सामाजिक कारण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको एक्सप्लेन बड़ा लग रहा है या फिर कठिन लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बालक का अपने पालनकर्ता से संबंध मुख्य निर्धारक माना जाता है। बालक के ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास का, ऑप्शन बी वृद्धि एवं विकास, ऑप्शन सी स्वभाव, ऑप्शन डी संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। तो क्वेश्चन नंबर 15 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, संज्ञानात्मक एवं संवेगात्मक विकास। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, ORS का पूरा नाम।
ORS का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए ओरल रेवुलेशन सॉल्ट, ऑप्शन बी ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ऑप्शन सी ओरल रिजेक्शन सॉल्ट, ऑप्शन डी ओरल रेटेड सॉल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट ORS का पूरा नाम है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब हम क्या कहते हैं, ORS का घोल दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस उम्र के बच्चे के लिए नवजात शब्द प्रयुक्त किया जाता है? मतलब किस उम्र में हम बच्चे को नवजात कहेंगे? ऑप्शन ए 6 सप्ताह से 1 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 4 सप्ताह तक, ऑप्शन सी जन्म से 1 वर्ष तक, या फिर ऑप्शन डी जन्म से 2 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 17 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नवजात अवस्था कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, गर्भवती माता के लिए प्रसव पूर्व सेवाएं किस संस्था में उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए प्रसूति केंद्र में, ऑप्शन बी प्रसूति गृहों में, ऑप्शन सी प्रसूति अस्पतालों में, ऑप्शन डी इनमें से सभी में। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें से सभी में प्रसव पूर्व सेवाएं उपलब्ध होती हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, जब जाइगोट ... तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। ऑप्शन ए स्थापित नहीं होता, ऑप्शन बी डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है, ऑप्शन सी गर्भाशय में स्थापित होता है, ऑप्शन डी अविकसित होता है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब जाइगोट डिंबवाहिनी नली में स्थापित होता है तो उसे एक्टोपिक गर्भावस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, गर्भकालीन अवस्था है। गर्भकालीन अवस्था का समय काल क्या होता है वो बताना है। ऑप्शन ए गर्भाधान से जन्म तक, ऑप्शन बी जन्म के बाद पहले 30 दिन तक, ऑप्शन सी 30 दिन से 2 वर्ष तक, ऑप्शन डी 2 वर्ष से 6 वर्ष तक। तो क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जो गर्भाधान से जन्म तक की अवस्था होती है उसे हम गर्भकालीन अवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नर में FSH ... कोशिकाओं को उद्दीप्त करता है। ऑप्शन ए लेडिंग कोशिकाएं, ऑप्शन बी इंटरस्टिशियल कोशिकाएं, ऑप्शन सी सर्टोली कोशिकाएं, ऑप्शन डी शुक्राणुजनक कोशिकाएं। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। जो सर्टोली कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाओं को क्या उद्दीप्त करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 है, ... मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। ऑप्शन ए फ्रायड, ऑप्शन बी एडलर, ऑप्शन सी युंग, ऑप्शन डी एरिक फ्रॉम। तो क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फ्रायड ने मनोवैज्ञानिक ने जन्म क्रम के मनोविज्ञान का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 है, GW आलपोर्ट द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के सिद्धांत को कहा जाता है। ऑप्शन ए सीलगुण सिद्धांत, ऑप्शन बी प्रकार सिद्धांत, ऑप्शन सी सामाजिक अधिगम सिद्धांत, या फिर ऑप्शन डी व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत। तो क्वेश्चन नंबर 23 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, सीलगुण सिद्धांत कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 है, यहाँ पर भी सूची से क्वेश्चन सूची में मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक में क्या है, एक में सिद्धांतवेत्ता मतलब जिनका सिद्धांत है वो दिए हैं, दूसरे में सिद्धांत दिए हुए हैं। तो बताना है कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। पहला है वाइगोत्स्की, दूसरा एरिक्सन, तीसरा पियाजे और चौथे फ्रायड। इधर सिद्धांत दिए हुए हैं। पहला मनोसामाजिक है, दूसरा सामाजिक सांस्कृतिक और तीसरा मनोविश्लेषणात्मक, चौथा संज्ञानात्मक। चलिए मैं ऐसे कर देती हूँ, पूरा क्वेश्चन दिखेगा। चलिए यहाँ पे तो हमारा क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 24 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि ए का पहला, ए का कौन सा, सॉरी ए का दूसरा हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने कौन सा दिया, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, और बी का पहला एरिक्सन ने कौन सा दिया है, तो मनोसामाजिक सिद्धांत। सी का चौथा पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और डी का तीसरा हो जाएगा फ्रायड ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 है, विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। विकास किस अवस्था में सबसे अधिक तेज होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी उत्तर बाल्यावस्था, ऑप्शन सी गर्भकालीन अवस्था, ऑप्शन डी यौवनावस्था। तो
क्वेश्चन नंबर 25 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो उत्तर वाली अवस्था होती है उसमें विकास की दर सर्वाधिक तीव्र होती है। चलिए आज का ये हमारा 25वां क्वेश्चन था। आज अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है? बालक की कौन सी अवस्था मनोवैज्ञानिक अवस्था कहलाती है? कौन सी अवस्था जिसे हम मनोवैज्ञानिक अवस्था कहते हैं? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था, ऑप्शन सी बाल्यावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। तो क्वेश्चन नंबर 26 का हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, किसे कहते हैं? किशोरावस्था को मनोवैज्ञानिक अवस्था कहते हैं। ये अवस्था कब से कब तक की? तो ये 12 से 18 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। कितनी? 12 से 18 वर्ष तक की आयु को हम किशोरावस्था कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 है। कौन सा कथन असत्य है वो बताना है आपको। ऑप्शन ए विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, ऑप्शन बी विकास एक अविराम प्रक्रिया है, ऑप्शन सी विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं, ऑप्शन डी विकास सामान्य से विशेष की ओर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 27 का हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। विकास केवल परिपक्वता का परिणाम है, ये क्या है? गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है डॉट डॉट फिर विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति। ऑप्शन ए तीव्र, ऑप्शन बी धीमी, ऑप्शन सी प्रेरण, ऑप्शन डी औसत। तो क्वेश्चन नंबर 28 का हमारा ऑप्शन कौन सा यहाँ पर? सी सही हो जाएगा, प्रेरण। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 है। एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? एक बच्चा कितनी उम्र तक टॉडलर कहलाता है? ऑप्शन ए 8 से 12 महीने, ऑप्शन सी बी 8 से 24 महीने, ऑप्शन सी 12 से 36 महीने, ऑप्शन डी 24 से 48 महीने। तो क्वेश्चन नंबर 29 का हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 24 से जो 48 महीने के बच्चे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम टॉडलर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 है। किस प्रकार के परीक्षणों का मूल्यांकन आसान और विश्वसनीय होता है? ऑप्शन ए निबंधात्मक परीक्षण, ऑप्शन बी मौखिक परीक्षण, ऑप्शन सी व्यवहारात्मक परीक्षण, ऑप्शन डी वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो क्वेश्चन नंबर 30 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उनका मूल्यांकन करना आसान और विश्वसनीय होता है। चलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप कॉपी और पेन लेके बैठिए। मैं डेली कहती हूँ कि आप लोग कॉपी और पेन जब क्लास लेते समय कॉपी और पेन लेके बैठा करिए, ताकि जो भी इम्पॉर्टेंट अलग से बताती हूँ वो भी नोट करिए और क्वेश्चन भी नोट करते रहिए। क्योंकि अक्सर क्या होता है, जो इजी क्वेश्चन देखने में लगता है हम एग्जाम में अक्सर वही गलत कर देते हैं। और दूसरा क्या है कि हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते नहीं हैं। अगर थोड़ा पढ़ा, अगर वो हमें आता है उसी को देख के आंसर कर दिया, जो पीछे का रह गया उसे हम पढ़ते नहीं हैं। तो पूरा क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो इसीलिए जो सरल क्वेश्चन है, तो उस चक्कर में ये नहीं कि ये सरल है तो उसे ये तो आता है ये ना देखें। कभी कभी सरल क्वेश्चन ही एग्जाम में गलत हो जाता है। तो चलिए ध्यान से पढ़िए और बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।